नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कलम से क्रांति में। हम लोग भारतीय संविधान पे चर्चा कर रहे हैं और भारतीय संविधान पे चर्चा करते हुए हम लोग संविधान सभा पर भी चर्चा किए और प्रस्तावना पर भी चर्चा किए और आज हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संविधान के भाग पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के संविधान में जो भाग है, भाग की संख्या 22 है। भाग की संख्या 22 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है और अनुच्छेदों की संख्या 395 है। ये चीज आपको तो पता ही है, बिल्कुल आपको पता है कि संविधान में 22 भाग है और उसी भाग 22 में से आज भाग 1 पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा कि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र कहने का मतलब यह है कि भाग 1 से ही पता चल जाता है, भाग 1 से ही हमें पता चल जाता है कि भारत में राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। ये आपको पता है कि भारत में जो राज्य है उसकी संख्या 28 है और भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश यानी जिसको संघ शासित प्रदेश भी कहा जाता है उसकी संख्या 8 है। ये तो आपको पता होगा, बिल्कुल। तो भाग 1 से ही आपको भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी हो जाती है, बिल्कुल। आगे आपको बताएं कि भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, जिसमें राज्य क्षेत्रों की संख्या 28 है और संघ शासित प्रदेश जिसको केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं उसकी संख्या 8 है। भाग 1 में कुल 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, बिल्कुल। यह बात आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग अनुच्छेदों पर चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है, ठीक है, 395 है और ये जो 395 अनुच्छेद है वो 22 भाग के साथ ही लगे हुए हैं। जैसे भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है तो भाग 1 के साथ कितने अनुच्छेद लगे हुए हैं? 4 अनुच्छेद लगे हैं, 1 से लेकर 4 तक। इस तरह से भारतीय संविधान में 22 भाग है तो उसके साथ 395 अनुच्छेद लगे हुए हैं, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग भाग पे चर्चा करते हैं और भाग के साथ साथ हम लोग अनुच्छेद पे भी चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल भी कहा जाता है। अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। देखिए, अनुच्छेद 1 से ही क्लियर हो जाता है कि हमारे देश का जो नाम है इंडिया भी है और भारत भी है। क्या है? इंडिया और भारत है। ये क्लियर हो गया। यानी कहने का मतलब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि हमारे देश का नाम संविधान में 2 ही उल्लेखित किया गया है, इंडिया और भारत। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी संविधान में हिंदुस्तान का उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में रेवा खंड का उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में आर्यावर्त का उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में जम्बू द्वीप का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत के संविधान में अपने देश का नाम 2 ही नामों से उल्लेखित किया गया है, इंडिया और भारत, बिल्कुल। ये बात भी आपको समझ में आ गया। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, यानी अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ये क्लियर हो गया कि इंडिया ही भारत है। बात समझ में आ रहा है ना? इंडिया ही भारत है, यह अनुच्छेद 1 में लिखा है। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि भारत क्या है? तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ये बात समझ में आ रहा है? तो आप कहिएगा सर यूनियन का मतलब क्या होता है? हम बोलेंगे संघ। तो फिर आपके दिमाग में आएगा तो फेडरेशन का मतलब क्या होगा? फिर हम बोलेंगे संघ। फिर कहिएगा कि दोनों में क्या अंतर है? यूनियन, जो हम यूनियन यहाँ पे लिखे हैं तो क्या यहाँ फेडरेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, भारतीय संविधान में नहीं लगाया गया है। यूनियन का मतलब है कि हमारे देश के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वह भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता है।
किसी भी आधार पर भारत से अलग नहीं हो सकता है। यानी भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत से कभी अलग हो ही नहीं सकता है, वह किसी भी आधार पर नहीं हो सकता है। जबकि फेडरेशन अगर शब्द लगा रहता तो वो अलग हो सकता था। आपको बता दें, अमेरिका में फेडरेशन शब्द लगा है, अमेरिका में यूनियन शब्द नहीं लगा है। अमेरिका के संविधान में फेडरेशन का उल्लेख किया गया, अमेरिका को फेडरेशन ऑफ अमेरिका माना गया है। अमेरिका में 51 राज्य है, ये बात पता होना चाहिए। तो वह अमेरिका के 51 राज्य जब चाहे अमेरिका से अलग हो सकते हैं, ये बात आपको समझ में आया। लेकिन भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कभी भी भारत से अलग नहीं होगा। इसका मुख्य रीजन है कि भारत में यूनियन शब्द लगा है, और यूनियन का मतलब है कि हम सब एक है, हम में से कोई अलग नहीं होगा। हम लोग किसी समझौते से एक साथ नहीं है। हम लोग अगर समझौता जहां होता है वहां अलगाव होता है, लेकिन भारत में कोई समझौता नहीं है। भारत का कोई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत से समझौते से नहीं जुड़ा है। जब समझौते से नहीं जुड़ा है तो वह किस समझौते से अलग भी नहीं होगा। यह बात आपको समझ में आया। तो अनुच्छेद 1 से क्लियर हो जाता है कि अपने देश का नाम 2 उल्लेखित किया गया है, इंडिया और भारत। और अनुच्छेद 1 से ही पता चल जाता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। क्लियर? यानी संविधान में भारत को देश नहीं माना गया है, भारत को प्रदेश नहीं माना गया है, बल्कि राज्यों का संघ माना गया है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अनुच्छेद 2 पे चलते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है कि संसद यानी भारत की जो पार्लियामेंट है जो दिल्ली में है, अब तो भारत का जो संसद हो गया वो त्रिभुजाकार आकार का हो गया। ये बात को समझ गए। भारत का जो नया संसद भवन है वो उसका आकार जो हो गया है वो त्रिभुजाकार हो गया है। पहले जो संसद भवन पुराना वाला था उसका वृत्ताकार था, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो नया संसद भवन बना है जिसको बिमल पटेल ने डिजाइन किया है वो त्रिभुजाकार है। इस बात को भी समझिए। तो भारत की जो संसद है वह किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। बिल्कुल, भारत के संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। बिल्कुल, क्या ऐसा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन जो कि हमारी संसद ने किया 1974 में, तो 35वां संविधान संशोधन जो 1974 में हमारी संसद किया और वो सिक्किम को भारत में शामिल किया, और सिक्किम को भारत में शामिल करके उसे सहयोगी राज्य यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया। ये भी बात आपको समझ में आ रहा है। जब सहयोगी राज्य का दर्जा दे दिया गया तो फिर आप कहिएगा सर भाग 1 में तो लिखा है संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख, इसमें तो सहयोगी का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था तो उसे सहयोगी राज्य का ही दर्जा दिया गया था। बात समझ में आ रहा है? तो इस पर फिर काफी विवाद हुआ कि भारत में या तो राज्य होंगे नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश, यह सहयोगी राज्य क्या होता है? ऐसा तो कुछ उल्लेख नहीं था संविधान में। तो इस पर बहुत सारा विवाद हुआ। तो फिर संसद ने 36वां संविधान संशोधन किया 1975 में और सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे भारत का 22वां राज्य का दर्जा दे दिया। वो भारत का 22वां राज्य बना। ये बात को समझ गए? तो कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 2 के दौरान 2 के तहत संसद किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि पाकिस्तान भी भारत में होगा और चाइना भी भारत में होगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए अनुच्छेद 3 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 3 में महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है। देखिए अनुच्छेद 3 में जो है संसद यानी भारत की जो संसद है वह क्या कर सकता है? नए राज्यों का गठन कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। मूल संविधान जो था ना, मूल संविधान उसमें राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। मतलब भारत कई भागों में बटा हुआ था, तो मूल संविधान में उसे 4 भाग बना दिया गया था और उसमें राज्यों को रख दिया गया था। फिर 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, वो सारे भाग को समाप्त करके, वो जो 4 भाग था उसको समाप्त करके 2 भाग बना दिया गया, या तो राज्य रहेगा और केंद्र शासित प्रदेश। तो 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था
7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, ठीक है, उसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कितना? 7वें संविधान संशोधन, यहाँ पे लिख देते हैं, 7वें संविधान संशोधन 1956 दौरान भारत में जो राज्यों की संख्या निर्धारित की गई वो 14 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6, और आज बढ़कर कितना हो गया है, और आज यानी वर्तमान में जो हम वीडियो बना रहे हैं, तो आज बढ़ के भारत में जो राज्यों की संख्या हो चुकी है वह 28 हो चुकी है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो चुकी है। ये बात को भी आपको समझना होगा। तो ये नए राज्यों का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है और ये संसद ही करता है। जैसे आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना किया गया था, बिहार से अलग झारखंड किया गया था, आपको मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ किया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड बनाया गया था। तो तमाम वगैरह बहुत सारे राज्यों का अलग अलग बड़े राज्य थे तो उसको फिर छोटे छोटे किया गया। ठीक है, तो नए राज्यों का जो गठन होता है ये भी अनुच्छेद 3 के तहत संसद ही करता है। इस पर हम विस्तृत वीडियो देंगे एक अलग टॉपिक बनाकर। ओके, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और कहा इसी में अनुच्छेद 3 के तहत ही संसद जो है राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकता है। जी हाँ, 2011 में जो उड़ीसा था, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। 1973 में जो मैसूर राज था, मैसूर राज का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। 1969 में जो मद्रास नाम था, मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तो ये सब किसके तहत होता है? अनुच्छेद 3 के तहत होता है। करता कौन है? संसद करता है। और आगे देखिए, इसमें अनुच्छेद 3 में ही लिखा है कि संसद राज्यों के सीमा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। समझ रहे बात को? बिहार की जो सीमा है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, दिल्ली तक सटाया जा सकता है, दिल्ली से। समझ रहे बात को? यानी बढ़ा के वहां पर भी किया जा सकता है। समझ रहे बात को? या कहे कि असम तक भी बिहार की सीमा को लेकर जाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 3 के तहत ही राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जाता है, यानी बढ़ाया भी जा सकता है तो घटाया भी जा सकता है। तो ये किसके तहत होता है? अनुच्छेद 3 के तहत होता है। और करता कौन है? तो संसद। बिल्कुल, ये बात को ध्यान रखना है। ये बात आपको पूरा क्लियर हो गया? बिल्कुल। चलिए अनुच्छेद 4 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 4 में लिखा है कि अनुच्छेद 2, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन होगा, यानी अनुच्छेद 2 जो अभी बताए और अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन होगा वो साधारण बहुमत द्वारा होगा। उसके लिए संविधान संशोधन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ विशेष प्रोविजन, आप विशेष कुछ प्रावधान करना चाहते हैं उस राज्य में, तब आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, अथवा बिना संविधान संशोधन द्वारा यानी साधारण बहुमत द्वारा आप अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, फिर हम लोग इसके आगे भाग 2 पर भी वीडियो बनाएंगे, भाग 3 पर बनाएंगे। इस तरह से हम लोग पूरे संविधान के भाग पे चर्चा करते करते हम लोग 395 अनुच्छेद पर भी चर्चा कर चुके होंगे और पूरी तरह से संविधान पे हम लोग बात कर चुके रहेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।